नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम जानेंगे कि जो टर्की है वो दुनिया भर के देशों को बुली क्यों कर रहा है, स्पेशली यूरोप को, और उससे हमारा क्या नुकसान है। और ऐसे देश जो उसके पड़ोसी नहीं भी हैं उनको भी एक तरह से टारगेट करने का काम कर रहा है। और जो इसकी पॉलिसी है एक तरह से चाइना के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही है कि दुनिया भर के देशों को एक डिस्टर्ब कंडीशन में लाना, जिससे वहां पे अनस्टेबिलिटी फैले और वहां से कंफ्लिक्ट क्रिएट करना। इस टाइप की कंडीशन टर्की क्रिएट कर रहा है। चाहे आप हेजिया सोफिया को देखे आप देख सकते हैं, ओआईसी को लेके आप देख सकते हैं, या रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट इनकी ग्रीस के साथ हुई है और फ्रांस के साथ जो अभी इस टाइम पे टेंशन चल रही है, वहां पे भी आप इनकी बुलिंग क्लियरली आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल रिलेशन से या फिर करंट अफेयर से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकेशन क्या है टर्की की, या बेसिक्स क्या है टर्की के बारे में। तो कोई भी कंट्री अगर आप न्यूज़ में होती है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली उसकी लोकेशन को लेके, कैपिटल को लेके, करेंसी को लेके, या बहुत सारी और चीज़ों को लेके, जिसके जो बेसिक्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसी प्रकार से हम टर्की के बेसिक्स को इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि टर्की के बेसिक्स क्या है और ये किस प्रकार से दुनिया के देशों को इस टाइम पे बुली कर रहा है। अगर आप मैप की बात करते हो टर्की की, तो बेसिकली अगर आप इसका मैप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री माना जाता है। मतलब कि ये दो महाद्वीपों में, आप देखिए यहाँ पे मैप में मैंने दिखा रखा है, ये इसका मोस्टली पार्ट एशिया में पड़ता है, जो कि सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के साथ इसकी बॉर्डर एशिया में लगती है। यूरोप में जो कि इस्तांबुल का शहर है, वहाँ पे इसकी बॉर्डर बल्गेरिया और ग्रीस से लगती है। और एशियन से के आसपास का इलाका जो है वो इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेरिटरीज ग्रीस की है और कुछ टेरिटरीज टर्की की है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे हुई है, इसलिए ये इलाका काफ़ी न्यूज़ में है। तो अगर आप लोकेशन की बात करो टर्की की, तो ये मिडिल ईस्ट में इसकी ज़्यादातर लोकेशंस पड़ती हैं। एक एनाटोलिया पेनिनसुला है वहाँ पे, और उसके बाद थोड़ी सी लोकेशन इसकी यूरोप में पड़ती है। तो इस तरह से एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री माना जाता है। अब हम बेसिक्स की बात करते हैं टर्की की। तो टर्की के बेसिक्स के बारे में बात करो तो इसके प्रेसिडेंट जो है इस टाइम पे वो है रजब तैयब अर्दोगान। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग भी इनकी लिख रखी है। लोकेशन एनाटोलियन पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप है, वहाँ पे इसकी ज़्यादातर जो आबादी है वह रहती है। और कैपिटल जो इसकी है वो अंकारा है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो इस्तांबुल है। पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो पॉपुलेशन इसकी 8.3 करोड़ के आसपास है। और जीडीपी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब इंप्रेसिव है, 13th है वर्ल्ड में, और 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अप्रॉक्स इसकी जीडीपी है। करेंसी की अगर आप बात करते हो तो करेंसी यहाँ पे टर्किश लीरा चलती है। और ये कंट्री जो है ये नेटो का भी मेंबर है, ओईसीडी का भी मेंबर है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का भी मेंबर है, यूएन का तो मेंबर है ही, और G20 का भी मेंबर। तो इस तरह से एक काफ़ी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आता है। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है इस टाइम पे उसमें काफ़ी एक जो प्रोग्रेसिव कंट्री की आप बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा टर्की ही है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ की अगर आप बात करो, सऊदी अरेबिया या फिर आप ईरान को ले लो, या कतर हो गया, या कोई और इंडोनेशिया हो गया, वो रिलीजियसली जो उनका अपना एंगल है वो काफ़ी उसको लेके चलते हैं। पर टर्की जो है वो उस हिसाब से थोड़ा प्रोग्रेसिव है और इनसे काफ़ी बेहतर हालत में है। इकॉनमी को लेके अगर आप बात करो, या अन्य पैमानों पे आप मिलिट्री को लेके बात करो, या और चीज़ों को लेके, यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है लोगों को अपने काम करने के लिए। टर्की इसलिए भी न्यूज़ में रहता है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप देखो तो जो ओआईसी है उसमें स्प्लिट होने की कगार पे है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पे टर्किश प्रेसिडेंट का। अब हम कुछ डिटेल बात करते हैं रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पहला कॉन्फ्लिक्ट कि जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने धमकी दी है यूएई को कि हम आपसे अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध है, मतलब कि राजनयिक संबंध है, जो एम्बेसी होती है, ट्रेड होता है, वो सब हम सस्पेंड कर देंगे। ऐसा क्यों किया है, इसका मेन रीजन माना जा रहा है कि इजराइल और यूएई के बीच में एक डील हुई है, जो कि डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हुई है, और इसमें सबसे बड़ा रोल यूएस का रहा है। तो सिंस सबको ये पता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इसराइल से काफ़ी हेट करता है, और पैलेस्टीन के इशू को लेके, तो वो चाहता नहीं है कि कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध इसराइल के साथ रखे। इसी क्रम में इन्होंने यूएई को धमकी दी है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे है कि इन्होंने ग्रीस के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दी एजेंसी में। तो ये 2-4 महीने से कंडीशन पहले से भी चल रही थी, पिछले 1-2 साल में भी ऐसा देखा गया है कि एजेंसी में ग्रीस और टर्की की टेरिटरीज है काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब जो शिपिंग्स होती है, या फिर आप
जो पेट्रोलिंग शिप्स होती हैं वो आसपास कभी खड़ी हो जाती हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या कि जो टर्की है उसने लीबिया के साथ अपना एक कॉरिडोर बनाना चाहा व्यापार का, उसमें ग्रीस के कुछ एरियाज को इन्होंने ऐड कर दिए, जो इससे ग्रीस और इजिप्ट ने इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करा और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। इसके अलावा अगर आप बात करो तो इसी ग्रीस वाले इंटरवेंशन में फ्रांस ने अपने जो राफेल विमान है वो भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ अपनी जो ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं या फिर जिसको फ्रिगेट्स कहोगे जो पेट्रोलिंग करती हैं, वो भी इस जो एशियन सी के आसपास का इलाका वहाँ पे भेज दिया है, क्योंकि फ्रांस ये चाहता है कि जो इसका मेडिटेरियन का या फिर ईस्टर्न मेडिटेरियन का पूर्वी भूमध्य सागर का इलाका है वो शांतिप्रिय बना रहे। इसलिए फ्रांस ने स्टेबिलिटी के लिए अपना जो नेवी है उसको तैनात किया है, जो कि काफ़ी सही भी है, क्योंकि टर्की जो रिसेंट इंसिडेंट है टर्की के साथ वो काफ़ी बुलिंग आर्गूमेंट दे रहा है हर देश के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ भी इसने काफ़ी एक तरह से बुलिंग आर्गूमेंट दिए हैं, या फिर आप आलोचना करिए भारत की काफ़ी। इसके अलावा OIC स्प्लिट की बात करो तो अब देखो तो भारत के साथ क्या था कि जब कश्मीर में 370 रिवोक किया गया तो पाकिस्तान और उसके कुछ एलाई कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया या फिर आप देखो तो यहाँ पे मलेशिया हो गया या टर्की हो गया, उनका ये स्टैंड था कि OIC में भारत को घेरने का, रेजोल्यूशन लाने का। पर वहाँ पे UAE और सऊदी अरेबिया ने इनको वीटो कर दिया या फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया, जिससे इनको बहुत दुख हुआ। तो ये चाहते हैं कि एक अपना इस्लामिक ब्लॉक खड़ा किया जाए OIC से हट के, तो इसके लिए भी ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली एर्दोगान जो कि OIC के स्प्लिट के लिए बहुत ट्राई करते हैं। हेजिया सोफिया का मुद्दा आप सभी को पता होगा कि एक जो चर्च था पहले हेजिया सोफिया, उसको कन्वर्ट करके मॉस्क में बना दिया गया, जो कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है इसका। तो इस तरह से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो भारत में जब 370 रिवोक किया गया है तो उसके बाद से टर्की ने रेगुलरली क्रिटिसाइज किया है। इससे भारत और टर्की के रिलेशंस काफ़ी हॉस्टाइल हो गए थे। फिलहाल ट्रेड तो सस्पेंड नहीं हुआ है, पर जो रिश्तों की बात करो डिप्लोमेटिक टाइज वो थोड़े वीक हो गए हैं। इसके अलावा जो इनका प्रो पाकिस्तान एजेंडा है और जो रेडिकल इस्लामिक एजेंडा है, जो कि मतलब इनका ये है कि एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाया जाए या फिर खैलीफेट को ये प्रमोट करते हैं, ये इससे भारत की जो डेमोक्रेसी या भारत की जो इंडियन इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी हर्ट होते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और ये चाहता है दुनिया भर में सेकुलरिज्म रहे, लोगों को अपने काम करने का मौका मिले, अपने धर्म को निभाने का मौका मिले। इस मामले को लेके स्पेशली टर्की काफ़ी प्रोएक्टिव रहता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको एक टॉप दिया जाए या फिर बूस्ट दिया जाए। इसका मेन रीज़न ये भी माना जाता है कि टर्की जो है वो ओटोमन एम्पायर का देश है, मतलब कि ओटोमन एम्पायर एक टाइम पे पूरे यूरोप और एशिया में सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता था, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक आइकन था। तो वहाँ से वो अपना जो पुराना खोया हुआ सम्मान है वो लौटाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वर्तमान दुनिया में जो एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड है वो टर्की के इशारे पे चले, और अपना वही प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो रेगुलरली ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। अब ग्रीस के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली इनको हर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो फ्रांस की जो नेवी है वो काफ़ी स्ट्रांग है उस रीजन में, और अगर फ्रांस के साथ US और अन्य देश इसमें ग्रीस का सपोर्ट करते हैं तो स्थिति काफ़ी बुरी हो सकती है टर्की के लिए, और टर्की का जो बुलिंग नेचर है उसको एक तरह से जवाब मिल सकता है। और टर्की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान या फिर मलेशिया भी इस टाइप के जो बुलिंग नेचर है उसको अपनाते हैं, क्योंकि इनका ये एजेंडा रहता है कि अन्य देशों को ये अपने इसी एजेंडे से नुकसान पहुंचाएं, उनके इंटरेस्ट को या फिर उनको प्रवोक करें। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना भी आपसे हो सके अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आपको जो तैयारी में प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप ऐसे लेक्चर्स देखते हो तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लोकेशंस की बात करो या अन्य चीज़ें बात करो आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।